हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मॉक टेस्ट सीरीज का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो मॉक टेस्ट सीरीज आपको केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे मिलेगी। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। और उस मॉक टेस्ट सीरीज में सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे और उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और आज जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 6 है उसमें उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको डिज़ाइन किया गया है एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके और उसके पैटर्न के बेसिस पे और क्या क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं, टॉपिक्स बन सकते हैं, उनको ध्यान में रख के हमने इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। तो वीडियो को पूरा देखना है। जो बाद में देख रहे हैं और जो अभी लाइव जुड़ रहे हैं वो साथ साथ आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 53। जो क्वेश्चन इधर है और इसके ऑप्शन जो हैं वो उस तरफ हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये बोलता है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। करंट का मतलब है यानी कि अभी की जो स्लाइड है, अभी वाली जो स्लाइड है उसके उसके से हमें प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। हमारी जिस स्लाइड पे अभी हम काम कर रहे हैं, स्लाइड शो मतलब है, स्लाइड शो का मतलब ही दूसरा होता है प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना। तो हमारी प्रेजेंटेशन भी लिखा हुआ आ सकता है पेपर में और स्लाइड शो भी लिखा हुआ आ सकता है। तो दो चीजें होती हैं हमारे पास जो जिनका हम यूज करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए। या तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं या हम जिस स्लाइड के ऊपर होते हैं उस स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। तो अगर एमएस पावर पॉइंट से जुड़े कैसे कैसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं हम वो भी देख लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। यानी कि प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर मान लो आप किसी स्कूल में हो या आप किसी कॉलेज में हो, किसी ऑफिस में काम करते हो और आपको बोला जाए कि आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर कुछ प्रिपेयर करना है, आपको वो टॉपिक विजुअल प्लस ऑडियो के साथ जनता को समझाना है। जैसे अभी अगर यहाँ पे मैं पहली स्लाइड के ऊपर आपके सामने लेके आऊं एमएस पावर पॉइंट, व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट, फिर दूसरी स्लाइड चला दूंगा मैं बेनिफिट्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट, फिर तीसरी स्लाइड चला दूंगा मैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएस पावर पॉइंट। यानी किसी टॉपिक को विजुअल मतलब दिखा के और ऑडियो मतलब हम बोल के और दिखा के हम समझाते हैं। उस उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं और उसको बनाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करके। क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका नाम क्या होता है। बाय डिफॉल्ट यानी जब तक हम एमएस पावर पॉइंट को हमारे सिस्टम के अंदर से स्टार्ट पे क्लिक करके हम जब इसको खोलते हैं, पहली बार ओपन करते हैं, तो हमने कोई फाइल बनाई नहीं होती है, ना हमने उस फाइल को नाम दिया होता है। हम पहले काम करते हैं, फिर उसको सेव करते हैं, फिर हम नाम देते हैं। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले से हमारी फाइल जो होती है उसका नाम क्या होता है, तो आंसर करोगे प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 जो होता है वो पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है। और ऐसे ही जो एक्सेल की फाइल होती है, उस एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम जो होता है वो होता है बुक 1। एक्सेल की फाइल को बाय डिफॉल्ट बुक 1 होता है और एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो ये तीनों का याद रख लेना, क्योंकि एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, और एमएस वर्ड का यूज करके हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट 1, प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट का यूज करके तो प्रेजेंटेशन 1 हो गया। जब हम फाइल स्टार्ट करेंगे काम करना और जब उस काम को हम सेव करेंगे तो सबसे पहले हम जिसका यूज करते हैं उसको कहते हैं सेव एज, सबसे पहले जिसका यूज होता है। फिर उसके बाद काम को बार बार हमारे काम को सेव करने के लिए हम सेव का यूज करते हैं। और जब आप सेव एज का यूज करते हो तो आप अपनी फाइल को नाम देते हो और अपनी फाइल को क्या देते हो, आप एक्सटेंशन देते हो, और साथ ही साथ अपनी फाइल को क्या देते हो, आप लोकेशन देते हो यानी कि जगह देते हो कि आप अपने कंप्यूटर में उसको सी ड्राइव में सेव करोगे, डी ड्राइव में सेव करोगे या कहाँ पे उसको सेव करोगे। एक्सटेंशन देते हो आप
अगर 2007 से पहले का यूज कर रहे हो तो .ppt एक्सटेंशन होगी, 2007 के बाद का यूज कर रहे हो MS पावर पॉइंट तो .pptx इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। ये जो x होता है इसके दो मतलब होते हैं, या तो इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, या इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड वर्जन। दोनों ही मतलब इसके ठीक होते हैं। एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब तो ये है कि 2007 से पहले जो सॉफ्टवेयर आते थे उसमें कुछ चीजें जोड़ दी और नया सॉफ्टवेयर बना दिया, तो इसलिए वो एक्सटेंडेड वर्जन हो गया। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि इस सॉफ्टवेयर को बनाया जो गया है उसमें एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML का यूज किया गया है, इसलिए हम इस X को इसमें दो तरीके से यूज करते हैं। फिर हम कुछ भी इसको नाम दे देते हैं। नाम हमने दे दिया तो जब पावर पॉइंट हमारा ओपन होता है तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस होता है उसका, जहां पे ये ऊपर वाला जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये जो कमांड्स होती हैं काम करने के लिए, इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन एरिया। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है HSSC में कि जितने भी ग्रुप और जो कमांड होती हैं, ग्रुप्स और कमांड्स वाली जगह को या एरिया को हम क्या कहते हैं, तो रिबन एरिया कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे होता है टाइटल बार, जहां पे हमारे डॉक्यूमेंट का या प्रेजेंटेशन का जो नाम वगैरह है वो होता है टाइटल बार। नीचे हमारे पास होता है स्टेटस बार, ये भी याद रखना स्टेटस बार। इधर राइट साइड में वर्टिकल और नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास होते हैं। यहाँ पे एक तो हमारे पास होता है रूलर यानी कि स्केल देखने के लिए, और एक हमारे पास होता है स्क्रॉल बार। तो क्वेश्चन आया है HSSC में एक बार कि डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे या नीचे से ऊपर खिसकाने के लिए या ऊपर से नीचे करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। ऊपर से नीचे पूछेंगे तो वर्टिकल स्क्रॉल बार, दाएं बाएं पूछेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आंसर करोगे। ये हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे जो एरिया होता है वर्किंग एरिया, जहां पे हम काम करते हैं उसको कहते हैं, यहाँ पे होता है हमारे पास एक टाइटल की जगह होती है और यहाँ नीचे हमारे पास सब टाइटल की जगह होती है। इधर लेफ्ट साइड में हमारे पास जो हमारी ये जो मेन स्लाइड है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसका छोटा सा यहाँ पे थंबनेल हमें शो होता है। फिर अगर और ज्यादा स्लाइड्स ऐड करनी है तो स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की पूछी जाती है हमसे। पावर पॉइंट में ऐड स्लाइड करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ M, नई स्लाइड ऐड करनी है। तो हमने कंट्रोल M करके टोटल 4 स्लाइड हमने जोड़ ली हैं। तो हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में अब 4 स्लाइड हो गई है। अब ये जो 4 स्लाइड हैं ये छोटे छोटे उन स्लाइड्स के थंबनेल्स हैं और ये हमारी वो स्लाइड है। तो अब हम फिलहाल जिस स्लाइड पे हैं वो है पहले नंबर की स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड और चौथी स्लाइड। या तो हम चारों स्लाइड्स के ऊपर काम करने के बाद पहली स्लाइड के ऊपर हम आ गए हैं, या तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। या हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन हम तीसरी स्लाइड पे काम कर रहे हैं और ये तीसरी स्लाइड है और हम चाहते हैं कि इस तीसरी स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन हमारी स्टार्ट हो। यही हमसे सवाल पूछा था कि करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को, स्लाइड शो को अगर स्टार्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है। तो एक शॉर्टकट की हमारे पास होती है F5 और एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F5 प्लस शिफ्ट प्लस F5, ये दो शॉर्टकट की होती हैं। शुरुआत से करनी है, बिल्कुल पहली स्लाइड से करनी है तो F5 की प्रेस करते हैं और करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक यही ऑप्शंस हैं हमारे पास। हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर B हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिफ्ट सी ऑप्शन हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फंडे हैं पावर पॉइंट से, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं पावर पॉइंट से, वो और बता देता हूं मैं। पावर पॉइंट में 2 शब्द आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, एक शब्द आपको मिलेगा एनिमेशन और एक शब्द आपको देखने को मिलेगा ट्रांजिशन। एनिमेशन और ट्रांजिशन, एक तो होता है जो हमारी स्लाइड होती है यानी कि जिस जगह पे हम काम करते हैं, एक तो है हमारी वो स्लाइड। लाइक मान लो ये स्लाइड है, एक ये स्लाइड है और ये स्लाइड है। टोटल 3 स्लाइड हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। पहली स्लाइड हमें बताती है कि भाई कोई भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो टॉपिक है क्या। दूसरी स्लाइड मान लो हमें बताती है कि वो टॉपिक है क्यों। एंड
तीसरी स्लाइड हमें बताती है कि भाई रिजल्ट क्या है, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी और टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे, बस ये कह रहा हूं कि ये हमारी क्या है, स्लाइड्स। अब जब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, F5 की जब मैं प्रेस करूंगा तो पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, तो जनता को ये वाली स्लाइड दिखने वाली है, पहली स्लाइड दिखने वाली है। फिर मैं एरो की दबाऊंगा, राइट एरो की का यूज करूंगा, मैं इसको प्रेस करूंगा तो दूसरी स्लाइड आएगी, फिर तीसरी स्लाइड आएगी। तो जब ये एक स्लाइड जाएगी और दूसरी स्लाइड जब आएगी, तो इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई इफेक्ट डालना है, हो सकता है स्लाइड आपकी ऐसे पेपर की तरह जैसे पेज फोल्ड करते हैं, ऐसी स्लाइड्स भी आप देखते हो यूज करते हैं, या फिर आप सिंपल क्लिक करते हैं तो वो ब्लिंक होके दूसरी आ जाती है। तो जब स्लाइड्स के बीच में इफेक्ट डालते हैं उसको कहते हैं ट्रांजिशन। तो आपसे बोलेगा पेपर में कि व्हाट वी कॉल द इफेक्ट विच वी पुट इन बिटवीन द स्लाइड्स, स्लाइड्स के बीच में डाले जाने वाले इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रांजिशन। फिर जो इस स्लाइड के ऊपर हमने पहला कंटेंट डाला, लिखा व्हाट, दूसरा कंटेंट हमने यहाँ पे कोई फोटो डाल दी, तीसरा हमने फोटो के बारे में यहाँ पे कुछ लिख के बता दिया, फिर हमने एक फोटो और डाल दी, फिर उस फोटो के बारे में लिख के बता दिया, जैसे कि भाई हमने यहाँ पे अल्कोहल की बोतल रख दी, हमने बता दिया कि भाई शराब पीना हानिकारक है। फिर हमने यहाँ पे सिगरेट का कुछ दिखा दिया कि भाई स्मोकिंग करना भी इंजीरियस टू हेल्थ है। तो हम किसी कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। अब जब हम स्टार्ट करेंगे F5 दबा के प्रेजेंटेशन को, तो सबसे पहले हमें ये स्लाइड दिखेगी, तो जनता को ये स्लाइड जो है ना ये ब्लैंक दिखेगी बिल्कुल। फिर हम जब एरो की के ऊपर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर इसके बारे में ये आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, फिर इसके बारे में ये आएगा। तो हमने हमारी स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट डाले थे, जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स डाले थे वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमने इफेक्ट डाल दिया। ऑब्जेक्ट्स के बीच में इफेक्ट डालने को कहते हैं हम एनिमेशन इन पावर पॉइंट। तो ये दो तरीके का क्वेश्चन हमसे और भी पूछा जाता है कि ट्रांजिशन और एनिमेशंस क्या होते हैं। तो स्लाइड्स के बीच में डाले जाने वाला इफेक्ट ट्रांजिशन होता है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में डाले जाने वाला इफेक्ट एनिमेशन होता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 54 हमारे सामने आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन MS एक्सेल के अंदर प्रयोग किया जाता है टू मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन ए सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, हम देखते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। जस्ट ए मिनट, हम देखते हैं टाइप करके हमारे पास MS एक्सेल है या नहीं। मैं ये प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता, है ना? हाँ चलो भाई, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखो भाई, क्वेश्चन को समझ लो एक बार पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है MS एक्सेल का जिसका प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, क्या बनाना है, जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा दिखे। विजिबल होने का मतलब है वो सारा का सारा दिखे विद इन ए सेल, एक सेल के अंदर। कैसे दिखाना है? डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस, एक से ज्यादा लाइंस के अंदर दिखाना है, लेकिन एक सेल के अंदर दिखाना है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन के ऊपर मैंने बताया था बुक 1 एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है बुक 1। और ये जितने भी आपको ये कमांड दिख रही है, होम, इंसर्ट और ये सब, ये एरिया जो है ये हमारा रिबन का एरिया होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे कॉलम, ये ABC, ये जो अल्फाबेट है ये सभी हैं कॉलम्स, और ये जो 1 2 3 4 से नंबरिंग हो रखी है ये सारी क्या है, अरे ये क्या हो गया, अच्छा हाँ, तो ये सारी है हमारे पास हमारी रो। और एक ये कॉलम और एक ये रो जहां पे मिलती हैं उसको हम कहते हैं हमारी एक सेल कहते हैं। तो सेल के अंदर हमें भाई कंटेंट डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंटेंट डालते हैं, हम पहले इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। हमने F1 सेल को सिलेक्ट किया है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं दिख जाए ताकि, हाँ ये ठीक है। तो हमने F1 सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। F1 सेल के अंदर हम कंटेंट डालेंगे तो हमारे पास जगह जगह कितनी है, सिर्फ इतनी जगह है। अगर इससे बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वो जो पूरा है वो आगे चला जाएगा।
चला जाएगा। तो पहले वैसे कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। कीबोर्ड आया क्या? आ गया। तो मान लो भाई हमने इसके अंदर कोई भी कंटेंट हम डालते हैं, तो आप सब देख रहे हो इसके बाहर निकल गया है कंटेंट हमारा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि जितना भी सेल के अंदर कंटेंट है वो नीचे लाइन बाय लाइन दिखे और लेकिन एक ही सेल के अंदर दिखे, उसके लिए फीचर कौन सा है। तो हम उसके लिए चेक करते हैं। अब मान लो सेम हमारे पास डी सेल है और ये सारा कंटेंट डालना है हमें। हम डी सेल के अंदर डालते हैं कंटेंट। पहले डी सेल के अंदर कंटेंट डालने से पहले हमें एक और काम करना होता है कि इस सेल के ऊपर क्लिक करके हमारे पास एक फीचर होता है रैप टेक्स्ट का। हम रैप टेक्स्ट को ओके करेंगे, उसके बाद इस सेल के अंदर हम कंटेंट डालना स्टार्ट करेंगे। तो देख रहे हो आप कंटेंट जो है सेल का वो लाइन बाय लाइन चल रहा है, और जैसे ही आप अब दूसरी पे क्लिक करोगे तो अब देखोगे आप कि ये एक सेल बन के हमारे पास सामने आ गई है पूरी की पूरी। तो ये तो हो गया हमारा रैप टेक्स्ट, ये तो आ गया हमारा उस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, उसी क्वेश्चन में एक और आंसर पूछा जाता है कि सेल के अंदर अगर कंटेंट एक्स्ट्रा आ जाता है और वो दूसरी सेल में चला जाता है, तो उन दोनों सेल्स को कंबाइन करके एक ही सेल के अंदर अगर वो डेटा डालना है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो अब देखो ये एक सेल के अंदर ही आ गया है सारा का सारा डेटा। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का हो गया जवाब। रैप टेक्स्ट हमारे पास वो फीचर होता है जिससे हम हमारे कंटेंट को विजिबल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एक ही सेल के अंदर, उसको एक से ज्यादा लाइंस के अंदर दिखा के कर सकते हैं। नहीं, वो चैट देखनी है चैनल पे क्लास में। क्या? वो तो कोई नहीं। एक सेकंड रुकिए भाई, एक बार एक कॉल आ रही है। जो लाइव वाले हैं वो 1 मिनट रुकना। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे एक लाइन, ये वाली लाइन है, फिर ये वाली लाइन है, फिर ये वाली लाइन है, अब इनके बीच का ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये बाय डिफॉल्ट स्पेस कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑनलाइन वाले भी भाई एक बार कमेंट करके बताओ कितना होता है हमारे पास बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड में। बाय डिफॉल्ट हमारे पास लाइन स्पेसिंग जो होती है वो 1.5 होती है। तो ये सिंपल सा रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन का। और बाकी इसके अलावा अगर कुछ और देखने की हम कोशिश करें तो हम एमएस वर्ड ओपन करने की कोशिश करते हैं, और चीज़ें बता देता हूँ एमएस वर्ड के बारे में।
ये हमारे पास एक एमएस वर्ड होता है भाई, और जो एमएस वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है आपके पावर पॉइंट की तरह ही। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी हमारे पास एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आम यूज के लिए जिसका यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था और बाय डिफॉल्ट नाम एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट 1 होता है। और ये हमारे पास इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, रेफरेंस, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है इनको कहा जाता है टैब्स। ये हैं आपकी सारी टैब्स। ये फॉन्ट है, ये क्लिपबोर्ड है, ये पैराग्राफ है, ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं इन सभी को कहा जाता है ग्रुप। और इन ग्रुप्स के अंदर जितने भी आपको ये चीजें दिख रही हैं इन कहा जाता है कमांड। कमांड्स का अब क्वेश्चन आया था कि एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस में हम जिस चीज का यूज करके काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो काम तो हम इनका यूज करके करते हैं ना, भले ही यूज ये भी चीजें हो रही हैं, लेकिन आखिर में जो रिजल्ट आउटपुट हमें मिलता है वो तो इनकी वजह से मिलता है, तो हम कमांड्स की वजह से काम करते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है आपको सफेद सफेद, इस एरिया को हम कहते हैं पेज हमारा। ये एक पेज हो गया। इस पेज के ऊपर हमारा जो ये सफेद सफेद स्क्रीन दिख रही है इसको हम वर्किंग एरिया कहते हैं। फिर आपसे जूम परसेंटेज पूछी जाती है कि एमएस वर्ड के अंदर कम से कम जूम कितना होता है और ज्यादा से ज्यादा जूम कितना होता है। दो क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा होता है हमारे पास 500%, कम से कम हमारे पास होता है 10%। तो दोनों याद रखने हैं, 500% और 10%। फिर आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड कट, कॉपी, पेस्ट कमांड जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं। तो वो ये रहा, क्लिपबोर्ड पे होती हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लिपबोर्ड का जो यूज होता है वो क्या होता है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये क्लिपबोर्ड ओपन हो गया। फिर जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो, मान लो जैसे आपने ये यहाँ पे जो भी टाइप किया, अब इसको हम सिलेक्ट कैसे करें, इसको हमने, अच्छा हाँ हो गया, ये जो भी हमने टाइप किया इसको हमने सिलेक्ट किया और जैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे तो ये देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया। तो उसके बाद फिर इसका हमें कहीं भी यूज करना होगा ना हमारे डॉक्यूमेंट में। मान लो यहाँ हम बहुत आगे चले गए, यहाँ पे सेम चीज का यूज करना था, तो हमें सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है और वो सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड का यूज होता है। एक होता है हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर, यानी सेम फॉर्मेटिंग को एक जगह से दूसरी जगह पे, काफी जगह पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है, तो हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर लेते हैं। और जो लाइन स्पेसिंग है हमारे पास, कहाँ गई, ये है हमारे पास। तो ये 1.5 हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है। 1.15 थोड़ी सी कम हो जाती है, 1.0 और कम हो जाती है। ऐसे ही 2.0 थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिंग, 2.5 उससे ज्यादा, 3.5 उससे ज्यादा। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो और भी हमारे पास लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन आ जाता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर्ड और जस्टिफाइड, चार ही हमने अलाइनमेंट पढ़ी है। और इसलिए क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी जो है अलाइनमेंट नहीं है, तो मिडल इसके अंदर अलाइनमेंट नहीं होती है। ये चीजें हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे व्यू वाला जो क्वेश्चन था, कितने टाइप के व्यू होते हैं, तो एक रीड मोड होता है, एक प्रिंट लेआउट मोड होता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रिंट लेआउट मोड होता है। एक वेब लेआउट होता है, वेब लेआउट जैसे ही करोगे, हुआ नहीं क्या, हाँ ये एक वेबसाइट, वेब पेज की तरह हमारा ओपन हो गया है। आउटलाइन व्यू करोगे तो एक आउटलाइन की तरह हो गया है, एडिट कर सकते हैं। और आउटलाइन के अलावा हमारे पास है एक ड्राफ्ट वाला व्यू है, एक ड्राफ्ट की तरह हमारा ये ओपन हो जाता है। तो ये कुछ व्यूज हैं आपके, टोटल 5 व्यू हमारे पास होते हैं। रूलर पे क्लिक करते हैं तो ये देखो रूलर दिखना स्टार्ट हो गया। रूलर हमें इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि कितने कितने एरिया में हमें लिखना है। ये जो लाइन दिख रही है इसको हम इधर करेंगे, हाँ तो यहाँ तक हमारा एरिया आ जाएगा, यहाँ तक हम राइट कर सकते हैं, ये इसको सरका सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। रिटर्न एरिया इतना हो सकता है हमारा। ये हेल्प का होता है, F1 का यूज करते हैं हेल्प के लिए। और रिव्यू में हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं, एक थिसेरस ऑप्शन होता है। थिसेरस टूल का यूज किया जाता है कि अगर आपको यहाँ पे आप किसी शब्द के ऊपर अटक गए हैं, आपको नहीं पता उस शब्द की जगह पे मैं क्या लिखूं, तो आप उस शब्द से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, वो सभी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शब्द का अगर हमें कुछ पता करना है कि ब्यूटीफुल के और रिलेटेड शब्द कौन कौन से हैं, तो हम ब्यूटीफुल लिखेंगे तो देखो लवली, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, गॉर्जियस, ये सभी आ गए हैं ब्यूटीफुल से जुड़े हुए। जो भी शब्द यूज करना है उसके ऊपर क्लिक करो, उसको कंट्रोल सी से कॉपी करो, और कहाँ गया,
गुड लुकिंग। वो तो नहीं रहा भाई ये। अच्छा, चलो ये समझ गए ना तुम, थिसेरस टूल का यूज किस चीज के लिए होता है? तो थिसेरस का होता है 7, और स्पेलिंग का होता है Shift+F7। डिजाइन, ड्रॉ, इंसर्ट। इंसर्ट में हमसे क्वेश्चन आता है, इस चीज का आता है, पेज ब्रेक का क्वेश्चन पूछा जाता है। पेज ब्रेक करने का मतलब, अब देखो दूसरा पेज ऐड हो गया, 2 पेज ब्रेक हो गए, कंट्रोल एंटर करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, पेज ब्रेक हमारे पास हो जाता है। और पेज ब्रेक के अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी देना, हेडर होता है। हेडर फुटर बताया था फर्क, ये हेडर होता है, अगर हम हेडर चूज कर लेते हैं, मान लो हमने ये हेडर चूज कर लिया, तो देखो यहाँ पे ऊपर डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखने की जगह आ गई। हेडर यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे वो हर पेज के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास फुटर है, और आई थिंक व्यू, हाँ व्यू में है, ये रहा हमारे पास मैक्रोज का ऑप्शन, रिकॉर्ड कर सकते हैं हम जो भी माउस और कीबोर्ड से हम यूज करेंगे, उस चीज को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो वर्ड के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोर्स प्रोग्राम इज यूजुअली इन विच लैंग्वेज? सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो यूजुअली किस लैंग्वेज में होता है? यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पे। वैसे तो सोर्स प्रोग्राम जो है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हाई लेवल में हो सकता है, लो लेवल में हो सकता है, असेंबली में हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। लेकिन आमतौर पे जब हम बात करते हैं तो हर सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपकी पाइथन है, जैसे आपकी C++ है, जैसे आपकी जावा है, इन सभी लैंग्वेजेस में हमारा आमतौर पे जो प्रोग्राम है वो होता है। प्रोग्राम जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम कहलाता है। काफ़ी सारे सेट इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं, जैसे हमारे पास सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको चाय बनानी है, तो आप चाय बनाने के निर्देश लिखना स्टार्ट करते हो, इंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करते हो। पहले हम पतीला लेंगे, फिर हम पानी लेंगे, फिर चाय पत्ती, फिर चीनी, फिर उसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर पकने देंगे, फिर गिलास में डालेंगे, फिर सर्व करेंगे, फिर पियेंगे। तो ये हमने स्टेप्स लिख लिए, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख लिए हमने। जब इन सारे इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो हमें रिजल्ट में एक प्रोग्राम बन के मिल जाता है। तो इसलिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम कहते हैं, और यूजुअली हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे प्रोग्राम लिखे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल होता है? बताओ भाई। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये इंटरनेट के ऊपर यूज होने वाला प्रोटोकॉल होता है, और ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे होता है। सबसे पहली लेयर जो होती है उसके ऊपर HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। चाहे आप HTTP की बात लगा लो, HTTPS की बात लगा लो, ये आपके एप्लीकेशन लेयर पे यूज होते हैं। जैसे हम एक पिक्चर निकालने की कोशिश करते हैं सारे प्रोटोकॉल्स की, हम निकालेंगे OSI लेयर्स, OSI लेयर्स प्रोटोकॉल्स, OSI लेयर्स प्रोटोकॉल्स की हम एक पिक्चर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर हमारे सामने आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि ये दिख रहा है क्या? देखना पड़ेगा, ये दिख रहा है, ये हो गया। तो हम डेस्कटॉप पे 01 से ओपन करते हैं यहाँ, अब हो गया ना।
हाँ ठीक है ना। तो ये हमारे पास OSI मॉडल की जो लेयर्स मैंने बताई थी वो लेयर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है और दूसरी प्रेजेंटेशन लेयर। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये हमारी शॉर्टकट था इसको याद करने का। जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है, ये तीनों लेयर एप्लीकेशन लेयर के साथ मिलकर काम करती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है और डेटा लिंक लेयर और जो फिजिकल लेयर होती है ये नेटवर्क एक्सेस लेयर के साथ मिलकर काम करती है। ये नहीं पूछेगी HSSC, ये HSSC के बाहर की बातें हैं। ये पूछ सकती है कि सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है, सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है, टोटल कितनी लेयर होती हैं, या हद से हद FTP, HTTP और टेलनेट के बारे में कि कौन सी लेयर पे, क्योंकि पहली लेयर के प्रोटोकॉल है और के प्रोटोकॉल याद रखने हैं। कभी कभी हमसे ट्रांसपोर्ट जो बताया था मैंने, TCP और UDP, ये पूछ सकते। ये नहीं पूछेगी HSSC, क्योंकि ये HSSC का लेवल है ही नहीं। फिर हमारा ये नेटवर्किंग में तो आगे जाके फिर ये अलग ही टॉपिक हो जाता है, IPv4 IPv6 का। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टेलनेट, ये तीनों हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। वायरलेस फिडेलिटी या फिर इथरनेट, ये हमारे फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। तो FTP और HTTP के बारे में तो पता ही है पहले से। टेलनेट के बारे में शायद ना पता हो, तो टेलनेट के बारे में मैं बता देता हूँ। टेलनेट क्या होता है, तो या तो हमें शब्द दिखेगा पेपर में रिमोट, या हमें लिखा मिलेगा टेलनेट। ये आया था आपके SI में, आया था पिछली बार 2018 के आसपास जो पेपर हुआ था वहां पे आया था। मान लो हमारा एक दोस्त है, उसके पास कंप्यूटर है और हमारा वो दोस्त दिल्ली में है, हम रोहतक में हैं और ये हमारा सिस्टम है। हमारे दोस्त का हमारे पास कॉल आता है, तो हम कहते हैं कि भाई वीडियो कॉल करके दिखा या बता, एक्सप्लेन कर, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसको कम नॉलेज है कंप्यूटर की, उसको नहीं पता कि कैसे क्या कर सकता हूं मैं, उसको हेल्प चाहिए। उसके पास मोबाइल भी ऐसा नहीं है कि वो हमें वीडियो कॉल करके दिखा सके, यानी कि ऐसा कोई रिसोर्स हमारे पास है ही नहीं कि हम उसके कंप्यूटर तक पहुंच सकें। तो हम क्या करेंगे, उसके कंप्यूटर को रिमोट पे ले लेंगे, उसके कंप्यूटर को टेलनेट पे ले लेंगे, यानी कि हम उसके कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देंगे उसको गाइड करके कि आप एक ऐसा सॉफ्ट, जैसे एक होता है टीम वीवर सॉफ्टवेयर होता है, वो टीम वीवर इंस्टॉल कर लेगा। हम टीम वीवर को, वो जैसे इंस्टॉल करेगा उसके पास एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड वो हमें दे, फिर हम हमारे कंप्यूटर में उसके कंप्यूटर को सकते हैं कि क्या गलती है। तो अपनी किसी दूसरी जगह पे रखे हुए सिस्टम को अपनी जगह पे रहते हुए उसके सिस्टम के अंदर घुस के काम करना ही टेलनेट या रिमोट कहलाता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो HTTP पूछा था, एप्लीकेशन लेयर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल पर्पज रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब CPU या यूनिट, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दिमाग कंप्यूटर का। इसका एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है। रजिस्टर हमने बताया था, रजिस्टर होता है स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी को हम रजिस्टर कहते हैं। काफ़ी तरह के रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं, जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी होता है, प्रोग्राम काउंटर भी होता है, एक्यूमुलेटर भी होता है। ये एक्यूमुलेटर आएगा, MU आएगा यहाँ पे, एक्यूमुलेटर। और हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर भी होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी होता है, कई तरह के, और इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है CPU का। और स्पेशल पर्पज होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऐसा क्या स्पेशल उसमें है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा CPU होता है, उस CPU के अंदर एक हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, एक हमारे कंट्रोल यूनिट होती है, और एक हमारे पास तीसरा होता है मेमोरी। जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं CPU के अंदर, उन ऑपरेशंस की जानकारी या उन ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन, रिजल्ट की या प्रोसेस की इंफॉर्मेशन जिस रजिस्टर के पास होती है, उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, और उसका नाम होता है एक्यूमुलेटर।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वॉइस कट हो रही है। नहीं भाई, आवाज़ तो बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज़ में तो एक्यूमुलेटर होता है हमारा। और फिर हमारे पास एक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो भी अगला इंस्ट्रक्शन या जो भी अगला निर्देश क्या होने वाला है, क्या सीपीयू को प्रोसेस करना है, क्या जानकारी आगे सीपीयू को मिलने वाली है, उसकी जानकारी हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास होती है। ठीक है। तो बाकी फिर हम एक रजिस्टर का अलग से हम एक क्लास लेंगे जिसमें आपको टोटल सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर का पूरा टॉपिक कराऊंगा मैं। 1 से 1.5 घंटे की हमारी वो क्लास होगी, वो जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें सारे रजिस्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमें ये कंप्लीट करना है पेपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू रिमूव रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर से किसी भी रिलेशन को रिमूव करना है। रिलेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, टेबल होता है। तो पूरी की पूरी टेबल के स्ट्रक्चर को रिमूव करना है हमें, किसी एक चीज को रिमूव नहीं करना है, एंट्री को, पूरे टेबल को रिमूव करना है, हटाना है। तो कौन सी कमांड का यूज करते हैं? एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए। और जब काम करते हैं तो काम करने का मतलब होता है कि टेबल के अंदर हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, टेबल को बनाएंगे, टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, टेबल के अंदर जो चीज़ हमने डाल दी है उस चीज़ को निकालेंगे, डिलीट भी करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे। तो हर चीज़ की अपनी अपनी कमांड होती है। डिलीट करने की अलग कमांड होती है, रिमूव की अलग कमांड होती है, इंसर्ट की अलग कमांड होती है। तो ऐसे ही अगर हमें पूरी रिलेशन को ही, स्ट्रक्चर, टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को ही रिमूव करना है तो हमारे पास कमांड कौन सी होती है? ड्रॉप टेबल कमांड होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कोड नहीं है? ईडीआईसी, एस ए एस सी आई आई, ईबीसी, डीआईसी और बीसीडी। कंप्यूटर का कोड कौन सा नहीं है, यानी कि ऐसा कोड जो कंप्यूटर में यूज नहीं होता, उसको क्या कहेंगे भैया? तो एक ऑप्शन है हमारे पास ये। पहले तो बीसीडी का बता देता हूँ। बीसीडी का मतलब है यहाँ पे बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो आपका बाइनरी डिजिट्स होती हैं 0 और 1, वो आता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर। और फिर है आपके पास ई बी सी डी आई सी, इसका मतलब हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इंटरचेंज कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक हमें दिया गया है ASCII, इसको हिंदी में या इंग्लिश में एस्काई कोड भी कहते हैं। ये अमेरिका में यूज होने वाला कोड होता है, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो एक कंप्यूटर का कोड ये भी होता है, यानी कि नॉर्मल आप जो ए अल्फ़ाबेट को पढ़ते हो वो नंबर 1 पे पढ़ते हो, लेकिन इसके हिसाब से ए अल्फ़ाबेट बड़े वाली 65 नंबर पे होती है। तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। और एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड भी हमारे पास होता है कंप्यूटर कोड, और बाइनरी कोडेड डेसिमल तो होता ही है, लेकिन ईडीआईसी हमारे पास कोई भी कोड नहीं होता है। तो ये कुछ कोड वगैरह हैं, इनकी फुल फॉर्म वगैरह आपको ध्यान रखनी है। एक डेसिमल है, एक ऑक्टेल है, एक हेक्साडेसिमल है, एक बाइनरी कोडेड डेसिमल है। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इनका देखना पड़ेगा। तो कौन सा नहीं है, ईडीआईसी कोई भी कोड हमारे पास नहीं होता है, ये तीनों हमारे पास होते हैं कोड। नेक्स्ट हमारे पास है आईपीवी, क्या हो गया ये, IPv6 आएगा, यहाँ पे टी नहीं आएगा। IPv6 वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स। IPv6 और IPv4 दो तरह के हमारे पास वर्जन होते हैं IP एड्रेस के। दोनों से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या पूछा जाता है। एक हमारे पास होता है IPv4 वर्जन और एक होता है IPv6 वर्जन। इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसको कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट के ऊपर जब फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उस फाइल को कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, उन्हीं रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास एक IP वर्जन 4 प्रोटोकॉल होता है, एक IP वर्जन 6 हमारे पास होता है। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि IP वर्जन 4 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? इसकी रेंज होती है 0 से लेके 255। तो पूछी जाए IPv4 प्रोटोकॉल वर्जन 4 की रेंज कितनी होती है? 0 से 255। IPv6 में हमारे पास नंबर्स भी होते हैं प्लस अल्फाबेट भी होते हैं, ALPHABET, अल्फाबेट भी होते हैं, इसीलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक। तो क्वेश्चन आ जाए विच IP वर्जन इज ऑफ अल्फा न्यूमेरिक टाइप ऑफ, तो अल्फा न्यूमेरिक IPv6 होता है। IPv4 जो होता है इसमें हमारे पास टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 और 4, 4 ऑक्टेट होते हैं। ये जो 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है। टोटल साइज जो होता है IPv4 का वो 32 बिट होता है, और इसी 32 बिट 4 को जब 4 से गुणा कर दोगे तो आपका IPv6 का 128 बिट साइज निकल के आ जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो IPv4 वर्जन होता है उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, जो हमारे 0 से 255 वाले, उनको अलग अलग किससे किया जाता है? तो जो डॉट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 डॉट 1 डॉट 2 डॉट 23, ये एक IP एड्रेस हो गया जिसमें टोटल 4 ऑक्टेट हो गए, हर ऑक्टेट 8 बिट का हो गया, और इनको इस डॉट से सेपरेट किया गया है। तो DOT डॉट से इनको हम अलग अलग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जैसे टोटल हमारे पास ना क्लास होती हैं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल की क्लास होती हैं IP एड्रेस की, जो टोटल हमारे पास ABCDE 5 क्लास होती हैं, जिनमें रेंज जो होती है वो 200 से लेके 255 तक की रेंज होती है। और आपका एक IP एड्रेस होता है 10.0.0.27 27 है। ये जो IP एड्रेस होता है, ये IP एड्रेस जो है इसको फिक्स कर दिया गया है, यानी कि इसको हम नॉर्मल यूज नहीं कर सकते हैं, ये लूप बैक एड्रेस के लिए इसको फिक्स कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए लूप बैक एड्रेस के लिए कौन सा IP एड्रेस फिक्स किया गया है? 10.0.0.27 या 10.0.1.27। चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है दिमाग में, बाकी है यही। लूप बैक एड्रेस का मतलब है कई बार हमारे कंप्यूटर का इंटरनेट वगैरह काम करना बंद कर देता है, तो हम इसकी हेल्प से चेक करते हैं कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके लिए इसको फिक्स किया गया है बस। और इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों का हम यूज़ करते हैं, और इधर 4 ऑक्टेट होते हैं। फिर एक सवाल आता है, जैसे आपसे पूछेगा A क्लास में कितनी नेटवर्क ID होती हैं,
बी क्लास में नेटवर्क आईडी, सी में नेटवर्क आईडी, डी में नेटवर्क आईडी। एक हमारे पास दो चीजें होती हैं, कोई भी हमारा जो आईपी एड्रेस होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई आईपी, ये लिख के हम माई आईपी एड्रेस लिख के हम सर्च कर देते हैं। आया नहीं केस। देखो जैसे ये कुछ आईपी एड्रेसेस आ गए हैं, ये आईपी एड्रेसेस आ गए, इसमें एक हो गया नेटवर्क आईडी और एक हो गया इसमें होस्ट आईडी, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ एड्रेसेस, नेटवर्क एड्रेसेस। तो ये जो नेटवर्क आईडी है और ये जो होस्ट आईडी है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास जो चीज होती है वो क्या होती है कि जैसे ए जो अल्फाबेट है वो पहले नंबर पे आता है, बी अल्फाबेट दूसरे पे, सी तीसरे पे और डी को छोड़ दो, सी तीसरे पे आता है। तीनों की तीन की ही पूछी जाती है। तो ए के अंदर भी चार चार ऑक्टेट होंगे, सबके पास चार चार ऑक्टेट होते हैं हर आईपी एड्रेस में। क्वेश्चन आ जाए बी आईपी एड्रेस में, बी क्लास में, आईपी एड्रेस की बी क्लास में कितनी नेटवर्क आईडी है और कितनी होस्ट आईडी है। तो वहां में कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल सी ट्रिक याद रखना, ए पहले नंबर पे आता है तो इसमें एक नेटवर्क आईडी है, तीन होस्ट आईडी है। बी दूसरे नंबर पे आता है, इसमें दो नेटवर्क आईडी हैं, दो होस्ट आईडी हैं। सी तीसरे पे आता है तो इसमें तीन नेटवर्क आईडी हैं और एक होस्ट आईडी है। सिंपल सा ये याद रखना है, हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, क्योंकि सोल्व नहीं करवा रहे हमसे, वो बस ये पूछेंगे क्या है तो ये आंसर कर देना। तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में, तो ध्यान रखना भाई। तो वर्जन 6 का 128 बिट हो गया और वर्जन 4 का 32 बिट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। तो ये तो शायद पहले भी हो गया ना क्वेश्चन हमारा। प्राइमरी यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस वीडियो मॉनिटर, मॉनिटर का ही यूज करते हैं हम प्राइमरली, तो ये तो आसान था, पहले भी हो गया क्वेश्चन। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 8 और 9 के सॉल्यूशन के साथ। फिर जैसे जैसे नए मॉक टेस्ट ऐड होते जाएंगे उनका सॉल्यूशन साथ साथ करते जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्लास को, और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए और सही दिशा में अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।